हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की साइंस। क्लास 9 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। अब जैसे कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर कर लिए थे। तो एक बार उन टॉपिक्स को देख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एटम में हमने क्या पढ़ा, एक बार एक फ्लो चार्ट के माध्यम से जान लेते हैं कि अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। तो हमने जाना कि मैटर जो है, यानी कि पदार्थ जो है, वो किससे मिलकर के बना है? वो बना है मॉलिक्यूल्स से मिलकर के। ठीक, और मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर के बने हैं? मॉलिक्यूल्स बने हैं बच्चों एटम से मिलकर के। ठीक है, एटम से मिलकर के बने हैं। और एटम बने हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर के। वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इनसे मिलकर के बने हैं। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन है और ये जो न्यूट्रॉन है, हमने इनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। ठीक, फिर हमने बच्चों बात की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की। और साथ ही बात की थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, इनके बारे में बात की थी। ठीक, अब इसके अलावा हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ अलग अलग डिफरेंट हमने क्या पढ़े थे कि सबसे पहले हमने पढ़ा जे थॉमसन, जो क्या था? क्रिसमस पुडिंग मॉडल। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटम के स्ट्रक्चर का जे थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल, या जिसे हम क्रिसमस पुडिंग मॉडल कहते हैं, जो वाटरमेलन से भी रिजेंबल करता है। ठीक, अब इसमें हमने कई सारे पोस्टुलेट्स पढ़े थे, ड्रॉबैक्स पढ़े थे कि फेल क्यों हुआ था। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स हमने पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था रदरफोर्ड के एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, एटम का मॉडल हमने पढ़ा था। ठीक, यहां पर इनका जो गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट था, वो हमने पढ़ा। इस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे, क्या क्या एक्सप्लेनेशन था, ठीक, वो हमने पढ़े। क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने दिए थे, ठीक है, वो हमने पढ़े थे। उसके अलावा क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, जिस वजह से इस मॉडल को भी क्या हो गया, ये वाला मॉडल भी कंसिडर हमने नहीं किया था। ठीक, वो फिर हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट आए नील बोर। फिर हमने इनका एटॉमिक मॉडल पढ़ा। ठीक है, फिर इनका एटॉमिक मॉडल अभी हम पढ़ ही रहे थे। साथ में हमने पढ़ा बच्चों ई गोल्डस्टीन, जिन्होंने न्यूक्लियस के बारे में हमें कुछ बताया था। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। और ये जो टॉपिक्स हमने पढ़े, एक बार इनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि एटम में क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। वो हमने बाद में समझ भी लिया। चार्ज पार्टिकल कौन कौन से चार्ज पार्टिकल होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होते हैं बच्चों? नेगेटिवली चार्ज, और प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज। सिंपल। चलो, फिर हमने जे थॉमसन का मॉडल, पहले हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात की थी। फिर हमने जे थॉमसन का मॉडल देखा था, एटॉमिक मॉडल, जो क्या था? क्रिसमस पुडिंग मॉडल जिसे हम कहते हैं, जो वाटरमेलन से भी बाद में क्या किया गया? कंपेयर किया गया। तो इसका मेन पॉइंट यही था, इसमें कहा गया कि ये जो पूरा स्पेयर है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, और इसमें जो ये क्या है? सीड्स एम्बेडेड हैं, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक, जबकि हमें पता है रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर इसको एक्सप्लेन किया
हमारे साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ठीक है, जहां पर अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग कराई। अब हमने ये भी पढ़ लिया था कि अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग क्यों कराई और गोल्ड फॉइल पर ही स्कैटरिंग क्यों कराई, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार हम डिस्कस इसे नहीं करेंगे। चलिए, फिर हमने यहाँ से 3 ऑब्जर्वेशन की थी, 3 चीजें ऑब्जर्व करी थी। अब वो 3 चीजें क्या थी कि जो एटम है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, एम्प्टी है। दूसरी चीज, एटम के बीच में क्या है, तो 3 ऑब्जर्वेशन हमने क्या करी थी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधा स्ट्रेट लाइन में पास हो रहे हैं। पहली ऑब्जर्वेशन, सीधा क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल जो है सीधा स्ट्रेट लाइन में पास हो रहे हैं। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या की थी कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं कुछ एंगल से, ठीक है, डेविएट हो जा रहे हैं कुछ एंगल से। और तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या की थी हमने कि ओकेजनली एक अल्फा पार्टिकल 12,000 पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, रिबाउंड हो रहा है, यानी कि ट्रेवल बैक कर रहा है फॉइल से, वापस आ रहा है, ठीक है, सोर्स की तरफ। ठीक, तो ये 3 चीजें हमने यहाँ से ऑब्जर्व की थी। फिर इनका क्या कंक्लूजन था, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में अगर ऑब्जर्वेशन पूछा गया है तो आपको ऑब्जर्वेशन लिखने हैं, ऑब्जर्वेशन में आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। एग्जाम में अगर कंक्लूजन पूछा गया तो कंक्लूजन में आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, कि वो पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट क्यों गए, क्योंकि उनका ज्यादातर पार्ट जो था एटम का वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि बहुत छोटा है, ठीक। तो ये कुछ वहां से एक्सप्लेनेशन हमारे पास थी, यानी कि कंक्लूजन हमारे पास था, ठीक है। तो उन्होंने इस तरीके से समझाया था कि मॉडल कुछ इस तरीके से है, लेकिन यहाँ पर एक चीज को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो है इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके ओर पोर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, घूमते हैं। अब रिवॉल्व करते हैं तो वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, एनर्जी लूज होगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर लूज हो जाएगी तो वो जाकर के न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे, जिस वजह से एटम क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं, ठीक है, और ये फैक्ट भी है कि एटम जो है वो अनस्टेबल नहीं होता, इसीलिए ये पॉइंट की वजह से ये जो टेबल है ये इसका क्या बन जाता है, एक ड्रॉबैक बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट फिर हमारे साइंटिस्ट आए नील बोर, जिन्होंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई ओनली स्पेसिफिक डिस्क्रीट ऑर्बिटल। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट ऑर्बिटल को ही ऑक्यूपाई करते हैं, वहां पर ही रहते हैं, वहां पर रह करके ही रिवॉल्व करते हैं। अब रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स, और जब ये अपने डिस्क्रीट ऑर्बिटल में क्या करते हैं, रिवॉल्व, ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते। अब एनर्जी रेडिएट नहीं करते तो कोई एनर्जी लूज नहीं होगी, कोई एनर्जी लूज नहीं होगी तो ये नीचे न्यूक्लियस की तरफ नहीं गिरेंगे और एटम अनस्टेबल भी नहीं होगा। अब एनर्जी ही रेडिएट नहीं करते हैं तो यानी कि वो घूमते रहते हैं अपने ही ऑर्बिट में। जब वो अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं तो एटम क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा बच्चों, ठीक। फिर इन्होंने बताया बच्चों कि दीज ऑर्बिट्स आर, ये जो ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। ये जो ऑर्बिट्स हैं या हम कह सकते हैं शेल है, इन्हें क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहा जाता है। जैसे हमारा के शेल है, एल शेल, एम शेल और एन शेल। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के, एल, एम, एन और एन इज इक्वल्स टू, और हम कह सकते हैं एन इज इक्वल्स टू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से ये शेल्स है, ठीक है। अगर हमने कहा एन इज इक्वल्स टू 3 तो आप क्या समझेंगे, ये कौन सा शेल है, एम शेल है, ठीक। चलिए, तो इतनी बात तो हमने क्लियर कर ली थी अपने लास्ट लेक्चर में। अब स्टार्ट, फिर हमने एक टॉपिक और पढ़ा था कि जो जेम्स चैडविक आए थे, उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया था। वो सब एटॉमिक पार्टिकल था न्यूट्रॉन। तो उन्होंने बताया कि ये जो न्यूट्रॉन है इसका कोई भी चार्ज नहीं होता। इट इज सीन दैट दे आर सीन इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, और ये जो है हर एटम के न्यूक्लियस में देखे जाते हैं सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ करके। न्यूट्रॉन हैज अ मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है। So the mass of an atom is the sum of mass of proton and mass of neutron. चलो 2-3 चीजें यहाँ से। अब देखो, अगर हम चार्ज की बात करते हैं, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है,
देखो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1 और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। इस पे कोई भी चार्ज नहीं। लेकिन अगर हम मास की बात करते हैं तो प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास, सॉरी प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों? मास ऑफ न्यूक्लियस, या हम कह सकते हैं मास ऑफ एन एटम। ठीक है, तो किसी भी एटम का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है प्रोटॉन के मास से। अब हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? सेम होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है उनका जो चार्ज है वो अपोजिट होता है ना, एक नेगेटिवली चार्ज है और एक पॉजिटिवली चार्ज है। वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो नियरली सेम होता है। क्या होता है? नियरली, लगभग सेम ही होता है। ठीक, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों नेग्लिजिबल होता है, हम उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, नजरअंदाज क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो प्रोटॉन के मास से लगभग 2000 गुना कम होता है। 2000 गुना एक बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है, 2000 गुना कम होता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसे नेग्लेक्ट किया जाता है। सिंपल। चल, अब दूसरा पॉइंट है कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन मेक्स मास ऑफ एन एटम, यानी कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास मिलकर के एटम का मास बनाते हैं। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज है बच्चों, ये है हमारे पास हमारे प्रोटॉन्स, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो है हमारे प्रोटॉन्स। ठीक, और इसमें जो ये बीच में ये जो दूसरे बॉल्स दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, जिसमें ना तो नेगेटिव चार्ज है ना तो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये क्या है? बेसिकली इनका कोई चार्ज नहीं है। चार्ज क्या है? 0 है यहाँ पर। ठीक, तो ये है हमारे न्यूट्रॉन्स। अब क्या दिख रहा है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ पर है? बीच में है। ठीक है, और यहीं पर क्या होता है? एटम का मास होता है। ठीक है, जो कि हमने अभी पीछे स्ट्रक्चर में देखा था। इसे पूरे को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। और जो इसके ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक, चलो, तो इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज हम जानते हैं, जैसे अगर हम बात करें कार्बन, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। वैसे नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसी अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 30 है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉन को रखा कैसे जाए ऑर्बिट्स में? कैसे रखा जाए? जैसे अभी हमने पीछे क्या डिस्कस किया था बच्चों? डिस्कस किया था कि के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है। इस तरीके से अलग अलग शेल्स है। तो ये अलग अलग शेल्स क्यों है? अगर हमें इलेक्ट्रॉन रखने हैं, अगर हमें कहा जा रहा है कि किसी में जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसमें ही भी तो रख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से पहले ही शेल में हमने रख दिए 5 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसी में रख दिए, 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसी में रख दिए, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसी में रख दिए। यानी कि क्या हम पहले ही शेल में सारे इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से होंगे? जैसे के शेल है तो ये छोटा भी दिख रहा है हमें, ठीक है, अभी तक से दिख रहा है हमें। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे किया जाए इन ऑर्बिट्स में, तो कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे? कैसे हमें पता चलेगा कि कौन से शेल में जो है कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? ठीक, तो यही हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या डिफरेंट शेल्स, कि अलग अलग शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। ठीक, जैसे हम बात करें के शेल की, तो के शेल में केवल हम 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं, तो उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्योंकि अगर किसी और इलेक्ट्रॉन का किसी और एलिमेंट का उसमें अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो पहले शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाकी के इलेक्ट्रॉन फिर हम नेक्स्ट शेल में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होता है। तो बोर एंड बरी प्रपोज द फॉलोइंग रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स ऑर्बिट्स। उन्होंने कुछ फॉलोइंग रूल्स बनाए
जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि बांटते हैं अलग अलग एटम के ऑर्बिट्स में। ठीक है, चलिए तो पहला क्या है, a maximum number of electron in a shell is determined by the formula 2n²। तो उन्होंने एक फॉर्मूला प्रपोज किया, ये एक फॉर्मूला दिया जिसके आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस शेल में रहेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला दिया 2n², फॉर्मूला है 2n², जहां पर हम जानते हैं n की क्या होता है, n यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने पीछे भी देखा था, देखा था कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 2n² इसका हमें क्या मिला, फॉर्मूला मिला, जिसके आधार पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे एक ऑर्बिट में, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। जैसे कि के शेल की बात करें, अब ध्यान से देखिएगा, के शेल यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट भी जिसे हम कहते हैं। अब फॉर्मूला है 2n² है, 2 इंटू एन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर 1, यहाँ पर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि पहले शेल में हम केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। बात आती है एल शेल की, एल शेल यानी कि सेकेंड ऑर्बिट भी जिसे कहा जाता है। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर बच्चों एन की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर एन की वैल्यू 2 है, यहाँ पर एन की वैल्यू 3 है, यहाँ पर एन की वैल्यू 4 है, आगे एन की वैल्यू 5 होगी, एन की वैल्यू 6 होगी, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर आ जाता है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आ जाते हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एम शेल की बात करें, यहाँ पर आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हम एन शेल की बात करें तो यहाँ पर आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। बाकी नेक्स्ट शेल में आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। चलिए, तो यानी कि पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 32 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 50 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर हम फिफ्थ शेल को फाइंड करेंगे, देखो फिर देखो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 5 द 25 टू द 50। ठीक है, नेक्स्ट शेल हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये ओ शेल हो गई, यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल कर रहे हैं। यहाँ पर 2 क्यों, यहाँ पर 8 क्यों, यहाँ पर ये क्यों, फॉर्मूले से 2n² जो हमारा फॉर्मूला है। तो हम किसी भी शेल के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। तो हमें ध्यान रखना है ई में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 30। तो आप इसको याद भी कर सकते हैं 2 8 18 32। ठीक है, इतने में हो जाएगा सारे इलेक्ट्रॉन फिल। चलिए, तो यहाँ तक हो गया बात। The outermost shell can accommodate a maximum of 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल इनर शेल बिफोर मूविंग टू आउटर शेल, और इनर शेल को फिल करना जरूरी है पहले आउटर शेल में मूव करने से। यानी कि अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा नहीं कि हम सीधा एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले इनर शेल, हमेशा के शेल को पहले फिल करना है। के में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो के में पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। अब कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन हम एल शेल में फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे नहीं हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम 18 इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट एम वाले शेल पे फिल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए जाएंगे, पहले हम इनर शेल्स को फिल करेंगे, फिर आउटर शेल्स पर आएंगे। ठीक है, देन द शेल आर फिल इन अ स्टेप वाइज मैनर। और इनको कैसे फिल करना है, स्टेप वाइज मैनर में ही फिल करना है। स्टेप वाइज मैनर वही कि अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि 18 वाले में 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, या 8 में तो देखो 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 तो आ ही नहीं सकते। ठीक, या हम 32 में या डायरेक्ट 50 में हम भर रहे हैं, इसमें ओ में भर रहे हैं डायरेक्ट 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो सबसे पहले हमें के शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे। अब के में देखो 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के में फिल करेंगे। 10 में से कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब 8 इलेक्ट्रॉन बचे। बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन हम एल शेल में फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो 8 हमने इसमें फिल कर दिया, बाकी का एक बचा हुआ हम एम में फिल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ठीक,
चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रूल्स जो है ये आपको नोट कर लेने हैं। फिर हम देखिए कैसे जो है हम अलग अलग एटम्स को फिल करते हैं अलग अलग शेल्स में। ठीक है, चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं कैसे हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग एलिमेंट में। तो यहाँ पर फर्स्ट 18 एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, 17 एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल किया गया। अब देखो, अब ये अगर हम नाइट्रोजन को ले लें, ठीक है, देखो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होती है, लिथियम में 3, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर नियॉन आता है इसके बाद, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और फ्लोरीन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर होता है नियॉन, नियॉन में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर होता है आर्गन। ठीक है, आर्गन में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और यहाँ पर होता है बच्चों हीलियम, हाइड्रोजन के बाद यहाँ पर आता है हीलियम, हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलो इस तरीके से ये हमारे होते हैं फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अब फर्स्ट 18 एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल किया जाता है। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको 1 से लेके कम से कम 20 तक एटॉमिक नंबर याद करने हैं। तो 1 से लेके 20 तक जितना उनका एटॉमिक नंबर होगा बच्चों, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्योंकि सारे ही कैसे हैं, न्यूट्रल है, तो किसी भी न्यूट्रल एटम में जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आयंस की, है ना, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है या कोई नेगेटिव चार्ज है, यानी कि न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, जैसे अभी तो नाइट्रोजन क्या है, न्यूट्रल है, ऑक्सीजन न्यूट्रल है। अगर नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक एनायन बन जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें लिथियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक कैटायन बन जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक, लेकिन कोई न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे कि अभी ये सारे एटम क्या है, न्यूट्रल ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी एटॉमिक नंबर है वही इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 9। नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे किया जाए। तो यहाँ पर हमें बताया गया था, अभी हमने पीछे जो भी पढ़ा, ये तो हमारा क्या है, न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। अब बात आती है 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से फिल किया जाएगा, पहले शेल में हम भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को, अभी आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। चलो, तो ये रहा पहला शेल। तो पहले शेल में हम भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं पहले शेल में। देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहले शेल में फिल कर लिए, अब टोटल कितने बचे, 5 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, अब नेक्स्ट शेल में, ये वाली कौन सी शेल थी, ये थी के शेल, यह एल शेल। एल शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 इलेक्ट्रॉन को फिल कर लिया है। ठीक, अब टोटल काउंट कर लेते, क्या हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, हमने टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लिया है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में, फिर अगले 5 इलेक्ट्रॉन एल शेल में। सिंपल, समझ में आया इतना पॉइंट। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पर है नियॉन हमारे पास, है ना, नियॉन, नियॉन का स्ट्रक्चर भी नहीं बना हुआ। चलो नियॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब नियॉन, ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा इसका फर्स्ट शेल, ये रहा इसका सेकेंड शेल, थर्ड शेल बनाएंगे, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते, देखते थर्ड शेल बनाना है हमें या नहीं बनाना। ठीक है, अब इसमें है 10 इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहले शेल में हमने फिल कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन आते ही है। ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिल कर लिए। क्या हमने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए हैं? देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो बाहर वाले शेल में यानी कि एल शेल में, ठीक है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन हमने करे के शेल में। ठीक, तो 2,8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की और आर्गन की। ठीक है, तो अभी आप पहले आर्गन में इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए खुद से। ठीक है, खुद से आपको आर्गन में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। हमने कह दिया कि यहाँ पर है 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो खुद आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं यहाँ पर बताती हूँ। अगर आपको वैसे तो समझ में आ गया होगा क्योंकि काफी इजी है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना। ठीक है बच्चों, चलिए तो आर्गन में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ये है न्यूक्लियस, ये रहा पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। देखिए चौथा शेल हमें बनाना है या नहीं बनाना। 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर फिल कर लिए। 8 यहाँ पर कर लिए, 2 यहाँ पर कर लिए, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर लिए। अब बच्चों के में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने फिल कर लिया। बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ डालेंगे, नेक्स्ट शेल में, एम शेल में। ठीक है, क्या हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए हैं। देखो पहले शेल में है, के शेल में हमने फिल किए 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में हमने फिल किए 8 इलेक्ट्रॉन, और एम शेल में हमने फिल करे 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या टोटल हमने 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए? बिल्कुल, हमने टोटल 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को फिल इसी तरीके से हमें करना है। पहले के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करना है, फॉर्मूला है 2n²। इसके अकॉर्डिंग ही हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है, जहां पर एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4, ओ के लिए 5, इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।